जय हिंद साथियों। तो यहाँ पर हम आपके लिए पेपर कोड BHDC 131 हिंदी साहित्य का इतिहास के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके जून एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस क्लास को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको क्लास समझ में आती है, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड जो है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग इस सब्जेक्ट के गैस पेपर को परचेज करना चाहते हैं जिसमें हमने आपके टोटल VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को गैस पेपर में कवर किया हुआ है, जो आपके PYQ में रिपीटेड क्वेश्चन से विद आंसर के साथ हमने उसमें डिस्कस किया हुआ है। तो जैसे आपको एग्जाम में लिखने हैं वैसे ही क्वेश्चन हमने जो उसमें कवर किए हुए हैं गैस पेपर में। अगर आप उसे परचेज करना चाहते हैं तो उसे आप हमारी वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। अगर आप वेबसाइट से नहीं कर पा रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, उस नंबर पे आप लोग जो है व्हाट्सएप मैसेज करके परचेज कर सकते हैं। अब जिनको वेबसाइट से करना है सिंपली क्या करेंगे, गूगल पे जाएंगे और सर्च करेंगे shop.hindustanknowledge.com। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ प्रकार की हमारी ये वेबसाइट खुल के आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर आपको सर्च कोड का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे और पेपर कोड टाइप करेंगे BHDC 131। तो जैसे आप टाइप करेंगे तो यहाँ पर देखिए आ गया BHDC 131 हिंदी साहित्य का इतिहास सॉल्व गैस पेपर। सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जो बाय नाउ पर क्लिक करके इसको परचेज कर लेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप या फिर व्हाट्सअप आइकन पर क्लिक करके हमारी टीम को व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब वापस चलते हैं अपने प्रश्नों पर। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकार तथा उनकी विशिष्टताओं का उल्लेख कीजिए। यानी कि द्विवेदी युग में निबंधकार थे, उनकी क्या विशेषताएं थी, उनके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में द्विवेदी युग एक अत्यंत महत्वपूर्ण कालखंड माना जाता है। इस युग का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर रखा गया, जिन्होंने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से न केवल हिंदी गद्य को सशक्त किया बल्कि निबंध विधा को भी नई दिशा दी। इस काल के निबंधों में भाषा, समाज, संस्कृति, साहित्य और राष्ट्र से जुड़ी समस्याओं पर गंभीर विचार प्रस्तुत किए गए। इस युग के निबंधकारों ने हिंदी भाषा को सुसंस्कृत, परिष्कृत और आधुनिक रूप प्रदान किया था। यहाँ पर ये किसके नाम पर रखा गया, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इस युग का नाम रखा गया था। और इन्होंने जो है सरस्वती पत्रिका के माध्यम से क्या किया था, समाज में जो है केवल हिंदी को ही सशक्त नहीं किया था बल्कि निबंध विधा को भी नई दिशा दी। इस काल के निबंधों में भाषा, समाज, संस्कृति, साहित्य और राष्ट्र से जुड़ी समस्याओं पर गंभीर जो है विचार प्रस्तुत किए गए थे। इस युग के निबंधकारों ने हिंदी भाषा को सुसंस्कृत, परिष्कृत और आधुनिक रूप प्रदान किया था। अब इसमें देखते हैं द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकार, उनकी विशेषताएं क्या हैं। तो सबसे पहले सबसे प्रमुख हैं जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी इस युग के सबसे प्रमुख और प्रभावशाली निबंधकार थे। उन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन करते हुए हिंदी साहित्य में नई चेतना का संचार किया। उनके निबंधों में सामाजिक सुधार, शिक्षा, स्त्री शिक्षा, जाति प्रथा, राष्ट्रवाद जैसे विषय प्रमुख रूप से दिखाई देते हैं। उनकी भाषा खड़ी बोली में सहज और तार्किक थी। वे विचारों को स्पष्टता और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में दक्ष थे। तो यहाँ पर उनकी भाषा कैसी थी, खड़ी बोली थी, सहज और तार्किक होती थी। और उन्होंने अपने जो काव्य यानी कि अपने जो निबंध थे उसमें क्या किया था, सामाजिक सुधार, शिक्षा, स्त्री शिक्षा, जाति प्रथा और राष्ट्रवाद जैसे विषय पर अपने जो है प्रमुख रूप से वो दिखाई देते। यानी कि उनके निबंध किस विषय पर थे, सामाजिक सुधार, स्त्री शिक्षा, जाति प्रथा, राष्ट्रवाद पर आधारित थे। इसके बाद दूसरे यहाँ पर निबंधकार हैं माधव प्रसाद मिश्र। तो माधव प्रसाद मिश्र ने सामाजिक और साहित्यिक विषयों पर गहरे विचार प्रकट किए। उनके निबंधों में सांस्कृतिक परंपरा, समाज के प्रति एक संतुलित दृष्टिकोण मिलता है। वे समाज की कमजोरियों की आलोचना करते हुए सुधार की बात करते हैं। उनकी शैली विवेचनात्मक और विचार उत्तेजक है। इसके बाद अध्यापक पूर्ण सिंह आते हैं। तो पूर्ण सिंह के निबंधों में भावनात्मकता और दार्शनिकता की विशेष झलक मिलती है। वे प्रकृति, प्रेम और जीवन पर आधारित विषयों को सुंदर रूप से प्रस्तुत करते थे। उनकी शैली भावपूर्ण, काव्यात्मक और गहन अनुभूतियों से युक्त होती थी। उन्होंने हिंदी निबंधों में सौंदर्य बोध को स्थान दिया था। ये क्या करते थे, ये प्रकृति, प्रेम और जीवन पर आधारित विषयों पर निबंध लिखते थे। और ये किस पर लिखते थे, ये सामाजिक और साहित्यिक विषयों पर अपने निबंध लिखते थे, जिसमें वो सांस्कृतिक परंपरा और समाज के प्रति एक संतुलित दृष्टिकोण रखते थे। इसके बाद चंद्रधर शर्मा गुलेज पर बात करते हैं। तो गुलेज जी अधिक प्रसिद्ध कहानीकार के रूप में जाने जाते हैं, परंतु उनके निबंध भी अत्यंत प्रभावशाली हैं। उन्होंने भाषा, साहित्य, संस्कृति, समाज पर विचार व्यक्त किए। उनके निबंधों में गहराई, व्यंग और विनोद की इच्छा झलक मिलती है। वे तर्क और भावना का संतुलन बनाए रखते थे। इसके बाद है पद्म सिंह शर्मा।
तो पद्म सिंह शर्मा हिंदी निबंधों में आलोचनात्मक दृष्टिकोण लेने वाले प्रमुख लेखक थे। उन्होंने साहित्यिक विषयों के साथ भाषा और शैली पर विशेष ध्यान दिया। उनकी भाषा शुद्ध, परिमार्जित और संस्कृत निष्ठ होती थी। यानी कि जो पद्म सिंह शर्मा थे वो कैसे कहते, आलोचनात्मक दृष्टिकोण लाने वाले प्रमुख लेखक थे। यानी कि उन्होंने क्या किया, निबंध में वो जो है आलोचनात्मक दृष्टिकोण लाए थे। उन्होंने साहित्यिक विषयों के साथ साथ भाषा और शैली पर विशेष ध्यान दिया था। इसके बाद श्याम सुंदर दास, तो वे शिक्षाविद और विद्वान साहित्यकार थे। उनके निबंधों में शिक्षा, भाषा, व्याकरण और साहित्यिक विचारों की वैज्ञानिक विवेचना मिलती है। वे गंभीर चिंतक के रूप में जाने जाते थे और निबंधों में शोधपूर्ण सामग्री जो है प्रस्तुत करते थे। तो यहाँ पर आप लोग जो है 4-5 निबंधकार को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए, तो आपको ऐसे ही अपना उत्तर लिखना है। इसके बाद हम लोग देख ले द्विवेदी युग के निबंधों की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। भाषा की विशेषता, तो इस युग में निबंध में खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ है। भाषा को सरल, सुसंगत और व्याकरण की दृष्टि से परिपक्व बनाने का प्रयास किया गया है। विषयों की विविधता, तो निबंधों में सामाजिक सुधार, साहित्यिक आलोचना, शिक्षा, नारी सशक्तिकरण, राष्ट्रीयता, संस्कृति और भाषा जैसे विषयों को उठाया गया था। शैली की विशेषता, तो निबंधों की शैली गंभीर, तर्कशील, विवेचनात्मक और स्पष्ट होती थी। लेखक विचारों को क्रमबद्ध और सुनियोजित ढंग से प्रस्तुत करते थे। इसके बाद उद्देश्य, तो निबंध लेखन का मुख्य उद्देश्य समाज में जागरूकता लाना, कुरीतियों को दूर करना और शिक्षा का प्रचार करना और राष्ट्र प्रेम को बढ़ावा देना था। इसके बाद राष्ट्रीय चेतना, तो इस युग के निबंध में स्वतंत्रता संग्राम और देशभक्ति की भावना की झलक मिलती है। लेखकों ने राष्ट्र के प्रति जनता को सजग और संवेदनशील बनाने का कार्य किया है। इसके बाद हिंदी साहित्य में योगदान, तो इन निबंधकारों ने हिंदी गद्य को सशक्त बनाया और निबंध विधा को स्थापित किया। इनके कार्यों में हिंदी साहित्य आधुनिकता की ओर बढ़ी थी। तो यहाँ पर देखा कि द्विवेदी युग के निबंध की मुख्य प्रमुख विशेषताएं क्या थी। भाषा की विशेषता थी वहां पर एक, विषयों की विविधता, शैली की विशेषता, उद्देश्य था इसमें, राष्ट्रीय चेतना, हिंदी साहित्य में योगदान। इसके बाद हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे। तो द्विवेदी युग हिंदी निबंध साहित्य का आधार स्तंभ रहा है। इस युग के निबंधकारों ने अपने विचारों, भाषा, शैली और दृष्टिकोण से हिंदी को बौद्धिकता और आधुनिकता प्रदान की। इनका योगदान आज भी प्रेरणादायक बना हुआ है। तो यहाँ पर हमने देखा कि द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकार और जो है उनकी विशेषताएं क्या थी। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको अच्छी समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है, रीति काव्य का वर्गीकरण करते हुए प्रत्येक वर्ग के कवियों के नामों का उल्लेख कीजिए। यानी कि हमको सबसे पहले रीति काव्य को क्या करना, वर्गीकरण करना है। इसके बाद उसमें कौन कौन से प्रमुख कवि हैं उनका नाम लिखने हैं। तो हिंदी साहित्य का रीत काल लगभग 1600 से 1850 ईस्वी तक माना जाता है। एक ऐसा समय था जब काव्य रचना में श्रृंगार रस, नायिका भेद, रस अलंकार आदि का प्रमुख रूप से प्रयोग होता था। इस युग के कवियों ने भावों की सुंदर अभिव्यक्ति और काव्य शास्त्र की नियमबद्ध शैली को अपनाया। रीति काव्य को मोटे तौर पर 3 प्रमुख वर्गों में बांटा गया था, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीतिमुक्त। यानी कि रीति काव्य कितने भागों में बटा था, ये बटा था 3 भागों में। पहला था रीतिबद्ध, दूसरा था रीति सिद्ध और तीसरा था रीतिमुक्त। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रीतिबद्ध काव्य। तो इस वर्ग में वे कवि आते हैं जिन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना की। लक्षण ग्रंथ वे ग्रंथ होते हैं जिनमें काव्य के नियमों जैसे रस, अलंकार, रीति, नायिका भेद को विस्तार से बताया गया होता है। ये कवि केवल काव्य रचना ही नहीं करते बल्कि काव्य शास्त्र के ज्ञाता भी होते हैं। अब यहाँ पर इसके प्रमुख कवि कौन थे। केशवदास, जिन्होंने रसिक प्रिया, कवि प्रिया जैसे ग्रंथों की रचना की। चिंतामणि, अलंकार और रस पर गहरा इनका ज्ञान था। मतीराम, श्रृंगार रस के विश्लेषक और लक्षण ग्रंथों के लेखक थे। देव अलंकारों के सुंदर प्रयोग के लिए प्रसिद्ध थे। इसमें आते हैं भिखारी दास, जिन्होंने रस, सार और कविता रस जैसे ग्रंथों की रचना की। इसके बाद पद्माकर, जैसे रीति परंपरा अपनाने वाले महत्वपूर्ण कवि थे। कुलपति मिश्र, ये रीति शास्त्र के ज्ञाता कवियों में से एक थे। और इसके बाद भूषण मुख्य रूप से वीर रस के कवि माने जाते हैं, लेकिन कुछ रचनाओं में जो है रीति शैली में भी इन्होंने की हुई है। तो ये प्रमुख कवि हैं जिनके नाम आप याद कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं रीति सिद्ध काव्य। तो इस श्रेणी में वे कवि आते हैं जिन्हें रीति या काव्य शास्त्र का अच्छा ज्ञान था। उन्होंने केवल लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे, उन्होंने केवल काव्य की रचना की, लेकिन उनकी रचनाओं में रीति के सभी तत्व जैसे श्रृंगार रस, अलंकार, नायिका भेद आदि स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं प्रमुख रीति सिद्ध कवि कौन कौन से। पहले हैं बिहारी। बिहारी सस्सई उनकी रचना है जिसमें लगभग 700 से अधिक दोहे हैं। उनकी शैली में सुंदर बिंब, प्रतीक और गूढ़ता देखने को मिलती है।
इसके बाद हम देखते हैं रीत मुक्त काव्य। तो इस वर्ग में वे कवि आते हैं जो रीति परंपरा से पूरी तरह अलग थे। उन्होंने ना तो कोई लक्षण ग्रंथ लिखा, ना ही रीत के अनुसार काव्य की रचना की। इनके काव्य में कृत्रिमता की बजाय सहजता, प्रेम और करुणा और मानवीय भावनाओं की सुंदर अभिव्यक्ति होती है। यानी कि ये वो कवि थे जो रीति परंपरा से पूरी अलग थे, तभी इनका नाम रख गया था रीति मुक्त। मुक्त का मतलब है कि ये अलग होना, यानी कि रीति से अलग थे। उन्होंने ना तो कोई लक्षण ग्रंथों की रचना की, ना ही जो है रीति के अनुसार उन्होंने काव्य की रचना की। इनके काव्य में जो है कृत्रिमता की बजाय क्या होता, सहजता होती थी, प्रेम होता था, करुणा होता था, और जो है मानवीय भावनाओं की सुंदर अभिव्यक्ति जो है इनके काव्य में देखने को मिलती है। अब यहाँ पर देख लेते हैं प्रमुख रीत मुक्त कवि। वैसे घनानंद कृष्ण प्रेम और जो है विरह की गहन पीड़ा का चित्रण करते हैं। आलम सीधे साधे भावों के कवि हैं ये। बोधा प्रेम और भावनात्मक से भरे काव्य के लिए जाने जाते हैं। ठाकुर जो है सहज सरल भाषा में मानवीय संवेदनाओं को अभिव्यक्त करने वाले कवि हैं। इसके बाद हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे। तो रीति काव्य के इन वर्गों ने हिंदी साहित्य को विविध रंगों से भर दिया। रीतिबद्ध कवियों ने काव्य को नियमों और शास्त्रों से बांधा और साहित्य को एक रूप दिया। रीति सिद्ध कवियों ने रीति का ज्ञान लेकर उसे सुंदर काव्य में ढाला, और रीत मुक्त कवि के इन्हें भावनाओं की सरल और स्वाभाविक अभिव्यक्ति से साहित्य को नया जीवन दिया था। तो इन तीनों वर्गों ने मिलकर रीति काव्य को समृद्ध और बहुरंगी बनाया था। यहाँ पर हमने देखा कि रीति काव्य कितने उसमें बटा था, तीन में बटा था, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त काव्यधारा में। तो ये हमने सारे देख ली। रीतिबद्ध में कौन कौन से कवि आते हैं, रीति सिद्ध में कौन कौन से कवि आते हैं, और इसके बाद रीति मुक्त में कौन कौन से कवि आते हैं। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न है, भक्ति आंदोलन के उदय के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों द्वारा व्यक्त मतों का उल्लेख कीजिए। यानी कि भक्ति आंदोलन के उदय के संदर्भ में जो विभिन्न विद्वानों द्वारा मत दिए गए थे उनका यहाँ पर हम लोग उल्लेख करेंगे। तो भक्ति आंदोलन भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण सामाजिक और धार्मिक आंदोलन था जो लगभग 7वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक चला। इसके उदय के कारणों को लेकर विद्वानों के विभिन्न मत हैं। यह आंदोलन केवल धार्मिक परिवर्तन नहीं था, बल्कि समाज में व्याप्त असमानता, जातिवाद, धार्मिक कठोरता और सामाजिक आर्थिक अन्याय के खिलाफ एक व्यापक प्रक्रिया भी थी। तो यहाँ पर देखिए आंदोलन के उदय के कौन कौन से संदर्भ थे। पहला देखते हैं, सामंती उत्पीड़न और ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ प्रतिक्रिया। कुछ विद्वान का मत है कि भक्ति आंदोलन सामंती शोषण और ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरोध में एक सामाजिक आंदोलन के रूप में उभरा था। उस समय समाज में निम्न जातियों, महिलाओं और गरीब वर्गों के साथ भेदभाव होता था। ब्राह्मणों द्वारा धार्मिक अधिकारों पर एकाधिकार और जातिगत ऊंच नीच ने जो है समाज के एक बड़े हिस्से को हाशिए पर धकेल दिया। भक्ति संतों ने प्रेम, समानता और एक अकेश्वरवाद का संदेश देकर इन वर्गों को सशक्त किया था। तो ये पहला कारण क्या है, पहला कारण है कि सामंती शोषण हो रहा था। भक्ति आंदोलन किस लिए चला था, सामंती शोषण और ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरोध में चला था। लोग ऐसा, कुछ कवि ऐसा मानते हैं। इसके बाद सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों का प्रभाव। तो कुछ विद्वानों का मानना है कि 13वीं और 14वीं शताब्दी में हुए सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों ने भी भक्ति आंदोलन को जन्म दिया। शहरीकरण, व्यापार में वृद्धि और कारीगरों व शिल्पकारों की संख्या में बढ़ोतरी से एक नया सामाजिक वर्ग उभरा जो परंपरागत ब्राह्मणवादी नियमों से असंतुष्ट था। इन्हें भक्ति संतों की शिक्षाओं में सरलता, समरसता और भक्ति का मार्ग आकर्षक लगा था। इसके बाद पराजित और हसात मानसिकता का परिणाम। तो कुछ इतिहासकार का मानना है कि भक्ति आंदोलन उस समय की राजनीति की अस्थिरता और मुस्लिम आक्रमणों से उपजे भय और हताश का परिणाम था। जब समाज असुरक्षित और भयभीत था, तब लोगों ने भगवान की शरण में जाने और भक्ति के माध्यम से मानसिक शांति पाने का मार्ग अपनाया था। तो यहाँ पर क्या, तो पराजित या हताश, यानी कि जो लोग युद्ध में पराजित हो चुके थे या राजनीतिक अस्थिरता थी, तो मुस्लिम आक्रमणों से जो है बचते हुए लोग भय और हताशा का परिणाम था। यानी कि वो लोग क्या कर रहे थे, मुस्लिम जो आक्रमण है उससे बचने क्या कर रहे थे, भगवान की शरण में जा रहे थे और भक्ति के माध्यम से जो है मानसिक शांति पाने का प्रयास कर रहे थे। इसके बाद प्राचीन भक्ति परंपरा का विकास। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे विद्वान का मानना है कि भक्ति आंदोलन कोई अचानक उत्पन्न होने वाला आंदोलन नहीं था, बल्कि यह भारत में प्राचीन काल से चली आ रही भक्ति परंपरा का स्वाभाविक विकास था। दक्षिण भारत में आलवार और नायनार संतों द्वारा शुरू की गई भक्ति धारा धीरे धीरे उत्तर भारत में फैल गई और यह आंदोलन का रूप ले गई। इसके बाद हम देखें सूफीवाद का प्रभाव। तो कुछ विद्वान के अनुसार सूफी संतों की उदारता, प्रेम, सेवा और ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना ने हिंदू संतों को प्रभावित किया। सूफीवाद के प्रभाव से भक्ति
संतों ने जाति पाति के बंधनों को तोड़ा और सभी को समान रूप से ईश्वर भक्ति का अधिकार देने की बात की। इसके बाद धार्मिक सहिष्णुता और समानता। तो भक्ति आंदोलन ने धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक समरसता और मानवता का संदेश दिया। संत कबीर, गुरु नानक, रविदास, मीराबाई आदि ने बिना किसी भेदभाव के सभी को ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति की ओर प्रेरित किया था। यहाँ पर हमने देखा कौन कौन से संदर्भ थे। पहला संदर्भ था सामंती उत्पीड़न और ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ प्रतिक्रिया, सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों का प्रभाव, पराजित या हताश मानसिकता का परिणाम, प्राचीन भक्ति परंपरा का विकास। इसके बाद शूफीवाद का प्रभाव, धार्मिक सहिष्णुता और समानता। इसके बाद हम लोग यहाँ पर निष्कर्ष लिखेंगे। तो भक्ति आंदोलन के उदय के कारणों को लेकर विद्वानों के विचार भिन्न है, लेकिन यह स्पष्ट है यह एक बहुआयामी प्रक्रिया थी। सामाजिक असमानता, आर्थिक बदलाव, धार्मिक सहिष्णुता, सूफी प्रभाव और जो है प्राचीन परंपरा, सभी ने मिलकर इस आंदोलन को जन्म दिया। भक्ति आंदोलन ने समाज में एक नई चेतना, समानता और भाईचारे का संदेश दिया था। तो यहाँ पर हमने टोटल 3 क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। अगर आपका कोई डाउट हो तो वो भी आप लोग जो है कमेंट जरूर करिएगा, जिससे हम उसका डाउट का जो है आपका आंसर भी दे पाएंगे। तो यहाँ पर चलते, अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।